अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका टाइटल है जी द डिक्लाइन ऑफ USD डॉलर। हम इसे यूं भी कह सकते हैं द करेंसी वॉर। ये जो टॉपिक है इसमें जो मेन वॉर है वो डॉलर की दूसरी करेंसीज के साथ है। किस तरह से लोग अमेरिकन USD डॉलर को छोड़ते जा रहे हैं और दूसरी करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं, यही चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ये करंट अफेयर हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, पॉलिटिकल साइंस ऐसे या पाकिस्तान अफेयर के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इस टॉपिक की आउटलाइन देख लेते हैं। द डिक्लाइन ऑफ USD डॉलर द करेंसी वॉर। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे टफ US सैंक्शंस एंड फाइंडिंग अल्टरनेटिव पेमेंट्स। जो अमेरिका की टफ सैंक्शंस हैं, पाबंदियां हैं दूसरे कंट्रीज़ पे, वो दिखेंगे। और इसके बाद जो इसकी अल्टरनेटिव पेमेंट्स मेथड हैं वो कौन कौन से हैं, दुनिया क्यों USD डॉलर को छोड़ के दूसरी करेंसीज में ट्रेड करने को प्रेफर कर रही है। इसके बाद है जी न्यू पेमेंट सिस्टम्स। ये 3 तरह का पेमेंट सिस्टम है, सिप्स, CIPS, SPFS, UPI। इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये है क्या, किस कंट्री के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं ये वाले पेमेंट मेथड। देन हम पढ़ेंगे युआन रबल ट्रेड। युआन जो है ये चाइना की करेंसी है और जो रबल है ये रशियन करेंसी है। देन हम देखेंगे कि इंडियन रुपी और रबल ट्रेड, यानी कि रशिया की चाइना के साथ जो ट्रेड हुई या रशिया की जो ट्रेड हुई इंडिया के साथ। तो इन्होंने जो आपस में ट्रेड की आपस की करेंसीज में की, युआन, रबल, इंडियन और इंडियन रुपी। इसके बाद जो ब्रिक्स है, जो ब्रिक्स का बिजनेस फोरम है, तो वहाँ पे ब्रिक्स के बिजनेस फोरम पे पुतिन ने एक प्रपोजल दिया। प्रपोजल मतलब एक सजेशन दी, एक उनसे क्लेम किया कि भाई आइंदा के बाद जो हमारी ट्रेडिंग करेंसी होगी एक नई ट्रेडिंग करेंसी को लॉन्च किया जाए। हम इसी के अंदर ये भी पढ़ेंगे कि इसका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट क्यों ना हुआ, मतलब कि एक बाकायदा तौर पे USD डॉलर के मुकाबले में एक नई करेंसी लॉन्च करने में दुनिया क्यों नाकाम है। इसके बाद कंडीशन ऑफ रबल पेमेंट फॉर रशियन गैस, क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि कोई भी रशियन गैस बाय करना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, रशिया के साथ जो ट्रेड करनी पड़ेगी वो रबल में, यानी कि रशियन करेंसी में ही करनी पड़ेगी। देन हम इसका कंक्लूजन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, ये जो करेंसी वार है दुनिया के अंदर ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो जो ब्रोकिंग इंस्टीट्यूशंस है इसके अकॉर्डिंग जो करेंसी वार है इसकी जो ग्लोबल इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली फॉर US की इकोनॉमी के लिए। करेंसी वार क्या होती है जी? करेंसी वार एक ऐसी वार होती है जिसमें कंट्री क्या करता है, अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट करता है ताकि वो मैक्सिमम एडवांटेज ले सके और अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सके। अब टॉपिक ये है कि वो किस तरह से अपनी जो करेंसी है उसको डीवैल्यू करके एडवांटेज लेता है, ये हम अपकमिंग स्लाइड्स के अंदर समझ जाएंगे। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जो करेंसी को डीवैल्यूएट करता है वो कौन सा फैक्टर है, वो सेंट्रल बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट फिक्स किया होता है वो करेंसी को बहुत ज़्यादा क्या करता है जी, अफेक्ट करता है। और अगर हम US फेडरल रिज़र्व की बात करें, इन सिंपल वर्ड्स US के सेंट्रल बैंक की बात करें, तो उन्होंने 2015 से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने इस तरह से काम किया कि US डॉलर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसकी वैल्यू ज़्यादा बनाने के लिए क्या किया कि अपनी करेंसी को डिवेल्यूएट किया, इन्वेस्टर्स को बुलाया कि भाई आप यहाँ पे आके अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करें, हम आपको फाइलिंग का हो, इसके अलावा दीगर जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करेंगे। जब आपको पता है कि एक अमेरिका जैसा कंट्री विदाउट कंडीशन किसी इन्वेस्टर को बुला रहा है, बड़े इन्वेस्टर्स को, कि भाई आप हमारे कंट्रीज़ में इधर जितनी भी आपको फैसिलिटीज़ चाहिए, फाइलिंग के जो भी इश्यूज़ हैं वो सारे कुछ हम देखेंगे, आप जस्ट इन्वेस्ट करें। तो इससे क्या हुआ कि दुनिया के जो बाकी कंट्रीज़ हैं उसमें जो इन्वेस्टर है वो कम गया और अमेरिका की तरफ जो इन्वेस्टर है वो ज़्यादा गया। यहाँ पे एक चीज़ समझें, जब इन्वेस्टर आएगा, इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है उसका जो माइंड होता है वो ये होता है कि इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि जब आप किसी को एक पैसे दे देते हैं तो आप कहते हैं भाई मुझे रिटर्न में ना, मैंने आपको 100 रुपये दिया है और आपको मुझे रिटर्न में 135 देने हैं, ठीक है। इसका मतलब आपने 35% कह लें, आप उस पर क्या कर लिया जी, इंटरेस्ट रेट लगा दिया गया है। तो इन्वेस्टर को कहा गया आप इधर आएँ, आपको प्रॉफिट रेट ज़्यादा दिया जाएगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दिया जाएगा, फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, फाइलिंग के जितने इशूज़ है वो अमेरिका खुद देखेगा। दैट्स वाई इन्वेस्टर उधर जाता है, वो अपनी करेंसी या उसके पास जितने पैसे हैं वो जाके इन्वेस्ट कर देता है। उससे अल्टीमेटली क्या होता है, अमेरिका को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि उसकी करेंसी जो होती है उसी जो बाकी कंट्रीज़ के अंदर उसकी करेंसी है वो अमेरिकन करेंसी के अंदर या अमेरिका के अंदर रिवॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है या इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है।
अभी हमारी इंट्रोडक्शन की ही स्लाइड चल रही है, तो इसमें सिंपल सी जो पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास, इसमें सिंपल सी एक बात लिखी हुई है कि जब आप इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर देंगे और जो इन्वेस्टर है वो सारा का सारा अपनी कंट्री के अंदर ले आएंगे, तो जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको वो हार्म होगी, उसे नुकसान पहुंचेगा। तो यूएस करेंसी की इतनी अहमियत ही क्यों है? उसकी अहमियत इसलिए है कि जब कंट्रीज़ आपस में लेन देन करते हैं तो वो मोस्टली डॉलर को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो डॉलर है ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। आपने एक वर्ड सुना होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का। इसका मतलब ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की बात कर ले, तो पाकिस्तान ने जो दूसरे कंट्री है उनकी कितनी करेंसी पाकिस्तान ने अपने बैंक्स के अंदर रखी हुई है, वो उसका होगा जी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होंगे। क्यों? क्योंकि उसने जो बाकी कंट्री से कोई चीज़ इंपोर्ट करवानी है तो वो पाकिस्तानी रुपीज़ दे के तो नहीं लेगा। वो जो दूसरा कंट्री है वो प्रेफर करेगा कि भाई आप मुझे ऐसा ना करो कि भाई पाकिस्तानी करेंसी दो, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू ही नहीं है। वो कहेगा भाई मुझे आप डॉलर में पे करो। तो इससे हमें चीज़ समझ आई कि पाकिस्तान के पास अगर डॉलर होंगे तो वो दूसरे कंट्री से क्या करेगा, चीज़ें इंपोर्ट कर सकता है, ले सकता है। अगर उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर ही ख़त्म हो जाता है, मतलब कि जो दूसरे कंट्री हैं उनकी करेंसी ही ख़त्म हो जाती है, तो और पाकिस्तान के अंदर कोई क्राइसिस आ जाता है, ठीक है, तो वो उसको क्राइसिस को फुलफ़िल करने के लिए और अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए उसे डॉलर चाहिए होता है। अगर डॉलर ही ख़त्म हो जाता है तो वो किस तरह से दूसरे कंट्री से चीज़ें बाई करेगा, अपनी नीड्स को पूरा करेगा। तो फिर इसी चीज़ को वो ख़त्म करने के लिए, इसी चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए वो बाहर के कंट्री से क्या करता है, लोन लेता है, और वो लोन उसे किसकी सूरत में मिलता है, डॉलर की सूरत में मिलता है। तो इससे हमें एक चीज़ समझ आई कि डॉलर बहुत अहमियत रखता है। लेकिन जो काफ़ी कंट्रीज़ हैं, जो एनालिस्ट हैं, उन्होंने दुनिया को वार्न किया है कि जो यूएस डॉलर है ये स्टनिंग कोलैप्स है। क्या मतलब? अमेरिका जिसके पास डॉलर है, डॉलर के होने के साथ साथ अमेरिका ने साथ उन पे पाबंदियाँ भी बहुत ज़्यादा लगा दी हैं। मस्कुलर यूज़ ऑफ सैंक्शंस अगेंस्ट अदर कंट्रीज़, दूसरे कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ उसने पाबंदियाँ भी लगाई हुई हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप इनके साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम नहीं कर सकते। भाई ना वो कर सकते हैं, ना उनके पास डॉलर है, तो फिर वो इन पाबंदियों से बचने के लिए अमेरिकन डॉलर को छोड़ के किसी और करेंसी की तरफ जाएंगे। जब वो दूसरी करेंसी की तरफ जाएंगे तो फिर अमेरिकन पाबंदियाँ नहीं रहेंगी, अमेरिकन की जो सैंक्शंस हैं वो सैंक्शंस नहीं रहेंगी। जब वो दूसरी करेंसी की तरफ जाएंगे तो जो यूएस डॉलर है वो वीक हो जाएगा, और दुनिया क्या है जी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अमेरिकन डॉलर रखने की बजाय दूसरी करेंसीज को भी प्रेफर करेगा और उसमें ट्रेड करना भी पसंद करेगा। इससे भी आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ, इससे भी आसान लफ्ज़ ये हैं कि आपके पास जब ऑप्शन ही एक हो कि भाई आप ये काम कर सकते हो, तो अगर आप उस ऑप्शन के अंदर इंटरेस्टेड ही ना हो तो आप क्या करें? जब आपके पास ऑप्शन 4 आ जाए, जैसे इस पिक्चर के अंदर मेंशन है, जिसका जो इंटरेस्ट है उसकी तरफ जाए, जिसके पास जितने पैसे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, यूरो है, डॉलर है, रबल है, इंडियन रुपी है, ठीक है, इसके अलावा चाइना का युआन है। अगर आपके पास ये करेंसीज हैं और इसमें करेंसी में अगर ट्रेड होती है और आपने ये रिज़र्व किए हुए हैं, तो फिर आपको अमेरिकन डॉलर की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड कर पाओगे। देखें आगे हमारे पास हेडिंग है जी टफ यूएस सैंक्शंस एंड फाइंडिंग अल्टरनेटिव्स पेमेंट। कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने आपने देखा होगा कि मैं जो स्लाइड के अंदर है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और कुछ पॉइंट है मैं बहुत कम करता हूँ। वो पॉइंट्स जो मैं बहुत कम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जस्ट उसे आपको एक लाइन बता रहा हूँ कि हाँ इसका मतलब ये होता है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके अपकमिंग स्लाइड्स के अंदर कवर हो जाएंगे। आपकी जितने भी कन्फ्यूजन्स कोई भी क्रिएट होती है तो जैसे जैसे आप लेक्चर सुनते जाएंगे आपकी क्लियर होती जाएगी। अब आपका पिछली जो स्लाइड पड़ी थी कि सर ये टफ यूएस सैंक्शंस क्या है, यूएस पाबंदियाँ कौन कौन सी लगाता है, तो वो अब यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। इस स्लाइड के अंदर आपको कोई नई चीज़ मिलती है तो वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपका वो क्वेश्चन कवर हो जाता है। तो जैसे हमने पहले बात की, जो यूएस का डॉलर है ये आप कह लें ग्लोबल डॉलर पेमेंट सिस्टम में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। जब अमेरिका किसी कंट्री पे सैंक्शंस लगा देता है तो वो डॉलर का यूज़ नहीं कर सकता, तो डॉलर के यूज़ करने की वजह से तो जो ग्लोबल ऑर्डर है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें चेंजिंग आ सकती है। और ये है कि जिस पे पाबंदियाँ लगा रहा है अमेरिका, वो क्या हो सकता है जी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से कट ऑफ हो सकता है, वो किसी कंट्री के साथ तिजारत नहीं कर सकता। तो अच्छा वो कौन से कंट्री हैं जिस पे अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं? वो है जी ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, वेनेजुएला और रशिया। इसके अलावा जो अमेरिका है इसने चाइनीज़ ऑफिशियल्स और चाइना की कुछ कंपनीज़ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के नाम से, मतलब कि आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं, ये एक वर्ड यूज़ करते हुए कई अमेरिकन ऑफिशियल्स पे, कंपनीज़ पे जो कि हांगकांग के अंदर और जिंगजियांग के अंदर हैं, उन पर भी पाबंदियाँ लगाई हुई हैं अमेरिका ने।
और ये भी पाबंदी लगाई हुई है कि अगर चाइना या कोई दूसरा कंट्री, ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, वेनेजुएला या रशिया, ये वो कंट्री जिन पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, अगर कोई कंट्री इनके साथ ट्रेड करता है तो वो पाबंदियाँ, वो सैंक्शंस जो वो कंट्री फेस कर रहा है, जो इसके साथ ट्रेड करेगा उसे भी फेस करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे ना आपका एक और पॉइंट क्लियर होता है। वो पॉइंट क्या है जी? हमने ईरान के साथ किया था वो एक टैपी गैस पाइपलाइन का, आपको पता होगा। तो हमने जब ईरान के साथ वो जो मुआहिदा किया हुआ था, ईरान ने अपनी तरफ जो गैस पाइपलाइन है वो बिछा दी हुई है। अब देखें, जो ईरान है उस पर अमेरिकन सैंक्शंस हैं। जब हम उसके साथ ट्रेड करेंगे तो वही पाबंदियाँ जो ईरान पे हैं वही पाकिस्तान को भी फेस करनी पड़ेंगी। यही वजह है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से जो गैस पाइपलाइन है वो पूरी नहीं कर रहा, और 7 कंट्री होते हुए भी होने के बावजूद भी उनसे सस्ते में गैस बाय नहीं कर पा रहा। उम्मीद है आपको अब ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान के साथ ईरान है, इतनी सस्ती गैस देता है, पाकिस्तान क्यों नहीं ले रहा। तो उसकी वजह मैंने आपको आज बता दी। तो अब अमेरिका की पाबंदियाँ बढ़ती जा रही हैं, वो रशिया जैसे बड़े कंट्री, चाइना, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला, ईरान, इन जैसे बड़े बड़े कंट्रीज़ पे जब वो पाबंदियाँ लगा रहा है, तो फिर वो क्या कर रहे हैं जी? अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड्स को ढूंढ रहे हैं कि भाई ऐसा पेमेंट मेथड जिसमें डॉलर का इस्तेमाल ही ना हो। उसमें कौन कौन से हैं? उसमें युआन है, रबल है, इंडियन करेंसी है। इनका मज़ीद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। जैसे कि चाइना, रशिया, ईरान, टर्की, ये सारे मिलकर एक नया स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका नाम है सिप्स, CIPS, न्यू पेमेंट सिस्टम्स, CIPS, PFS एंड UPI। ये जो नए सिस्टम्स हैं ये क्या हैं? सबसे पहली बात, ये जो नए सिस्टम्स हैं ये चाइना, रशिया और इंडिया की तरफ से लॉन्च किए गए हैं। इन सिस्टम्स का मकसद ये है कि अमेरिकन डॉलर के अल्टरनेटिव में एक ट्रेड करेंसी को लॉन्च किया जाए और आपस में जो हम ट्रेड करते हैं इसमें किया जाए, ताकि हमें मज़ीद अमेरिकन डॉलर के भिखारी बन के ना रहना पड़े। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए हो तो हमें अमेरिकन डॉलर का वेट नहीं करना पड़ना चाहिए। हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में अगर डॉलर नहीं भी है तभी हम अपनी नीड्स को पूरा कर सकें। तो सबसे पहले सिप्स की बात करते हैं। CIPS स्टैंड फॉर क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, ये इसका एब्रीविएशन है। ये जो सिस्टम है ये लॉन्च किया था 2015 के अंदर चाइना ने। ये चाइना ने इसलिए लॉन्च किया कि वो दूसरे कंट्री के साथ इजीली ट्रेड कर पाए। ये एक जस्ट पेमेंट सिस्टम है। जैसे आपने देखा है पाकिस्तान के अंदर पेमेंट सिस्टम कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, सबसे जो मेजर हैं, जो कि एक नॉर्मल पर्सन की भी एक्सेस के अंदर हैं। कोई भी नॉर्मल पर्सन है, उसके पास पैसे हैं या नहीं है, उसके पास इजी पैसा और जैज़ कैश, ये 2 पेमेंट सिस्टम है, आपने सुने भी होंगे। जैसे इंडिया के अंदर पेटीएम है, तो आपने देखा है इजी पैसा जस्ट विद इन पाकिस्तान ही हम करेंसी को शेयर कर सकते हैं, ऐसे ही है। इसके अलावा जैज़ कैश है, तो पाकिस्तान के जो लोग हैं हम इनके साथ ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे समझे ज़रा, अगर इजी पैसा को इस्तेमाल करते हुए हम किसी दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड कर पाएँ तो कितना ही अच्छा होगा। एक ऐसा सिस्टम जो कि मिसाल फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर भी इस्तेमाल होता है और पाकिस्तान के अंदर भी होता है, तो हम इजीली इंडिया के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमें डॉलर के लिए डॉलर की मोहताजी की ज़रूरत नहीं। लेकिन अभी हमें क्या है कि इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए हमें डॉलर चाहिए होता है जी। इंडिया से कोई चीज़ बाय करनी है, डॉलर चाहिए। इंडिया को कोई चीज़ देनी है, डॉलर। ये स्टैंडर्ड साइड की ये है अमेरिका ने कि भैया जब आप आपस में ट्रांजैक्शन करोगे तो आप किसी सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकते, आपको डॉलर का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि कोई ऐसा डायरेक्शन ले सके। लेकिन चाइना ने जो लिया था वो 2015 के अंदर था, वो ये था कि क्रॉस बॉर्डर भी इस्तेमाल किया जाता है और ये विद इन चाइना भी इस्तेमाल किया जाता है जी। इसके अलावा CIPS की बात करें तो इसकी 1280 या 1280 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट हैं फ्रॉम 97 कंट्रीज़ एंड रीजन्स। यहाँ पे समझे कि 97 कंट्रीज़ में से जो सिप्स के कितने पार्टिसिपेंट हैं जी? 1280 पार्टिसिपेंट हैं। इसमें इंटरनेशनल बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। यहाँ पे 1280 का मतलब, पार्टिसिपेंट का मतलब यहाँ पे पीपल नहीं है। यहाँ पे पार्टिसिपेंट का मतलब ये है कि एक मुकम्मल अदारा, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक अदारा ले ले, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट का सेक्टर ले ले, तो वो दूसरे मिसाल चाइना के साथ जब लेन देन करता है, कोई चीज़ उसने बाय करनी होती है तो वो इस सिस्टम का यूज़ करके करता है। तो आप ये समझे कि 1280 पार्टिसिपेंट का मतलब ये है कि सेक्टर वो कितने कंट्रीज़ में से हैं? 97 कंट्रीज़ में से 1280 डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, जो चाइना के साथ ट्रेड करते हैं CIPS पेमेंट सिस्टम में। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा सिस्टम है जिसका नाम है जी SPFS, जो स्टैंड फॉर है जी सिस्टम फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस। ये जो सिस्टम है ये रशिया ने लॉन्च किया था इन 2014 के अंदर, जो कि स्विफ्ट का अल्टरनेटिव था। अच्छा, यहाँ पे स्विफ्ट की एक पिक्चर भी लगी हुई है। ये स्विफ्ट क्या है जी?
स्विफ्ट एक मैसेजिंग सिस्टम है जो कि आप किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको जब मैसेज वगैरह आता है, या आपका जो आप कह लें कि आप एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो एप्लीकेशन मैसेज जनरेट करती है, ये मैसेज कैरियर है आप कह लें से, जो कि ग्लोबल पेमेंट सिस्टम का एक कंपोनेंट है। तो फिर हुआ क्या कि जब अमेरिका और रशिया का मामला ज़्यादा ही ख़राब होना शुरू हो गया 2014 के बाद, जो कि रशिया और यूक्रेन का जो इशू था उसकी वजह से, तो अमेरिका ने इस पर क्या लगा दी, पाबंदियाँ लगा दी कि जो रशिया के बैंक्स हैं ये स्विफ्ट सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते। जब स्विफ्ट का सिस्टम नहीं यूज़ करेगा तो जो रशिया है ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। तो रशिया ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम था SPFS। भैया हमें स्विफ्ट की ज़रूरत नहीं है, हमने एक नया लॉन्च कर दिया जी। और इस वक्त इसके अबाउट 400 प्लस यूज़र्स हैं, जिसमें रशियन बैंक्स हैं और कुछ चाइना के बैंक हैं, कुछ इंडिया के बैंक हैं, जो कि इस सिस्टम को यूज़ करते हैं और क्रॉस बॉर्डर एक दूसरे को पेमेंट्स सेंड की जाती हैं। तीसरा सिस्टम है हमारे पास, वो है जी UPI, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये जो सिस्टम है ये लॉन्च किया था इंडिया ने 2016 के अंदर। का भी काम वही है जो रशियन का था, रशियन का SPFS का था, और जो चाइना के CIPS का था। ये जो सिस्टम है विद इन इंडिया भी इस्तेमाल किया जाता है, चाइना के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम को रशिया भी यूज़ कर रहा है। आप इस तरह से यूँ भी कह सकते हैं कि जो इंडियन पीपल हैं जो कि रशिया के अंदर या चाइना के अंदर हैं, उन्हें जब बाहर से रेमिटेंस आती है, रेमिटेंस का मतलब आपको पता होगा, जो बाहर से पेमेंट आती है उसे हम रेमिटेंस कहते हैं, कि आपका अपना कोई बाहर से पेमेंट जब भेजता है तो वो रेमिटेंस होती है। इंडियन पीपल जो कि रशिया और चाइना के अंदर हैं वो इस पेमेंट मेथड के थ्रू अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं जी। जो UPI है इसके तकरीबन 200 बैंक्स हैं जो कि इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। अगर इसकी बात की जाए 2021 के दिसंबर की, तो आप कह सकते हैं जी 3.6 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुई थी, और जिसमें पैसे कितने थे, जो वर्थ थी वो कितनी थी, 6.6 ट्रिलियन रुपीज़। इस पॉइंट को आपको समझ आ गया होगा कि 3.6 बिलियन ट्रांजैक्शन हुई UPI के थ्रू, जो जिसमें जो करेंसी शेयर की गई वो 6.6 ट्रिलियन रुपीज़ थी इन दिसंबर 2021। इंडिया ने UPI के साथ साथ एक और नया सिस्टम भी लॉन्च किया जिसको बोलते हैं रुपे इंटरनेशनल कार्ड स्कीम। इससे क्या होगा, जिस तरह आपके पास मास्टर कार्ड होता है, जो वीज़ा होता है, आप कोई भी चीज़ बाय करनी हो तो आप गूगल पेमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हो, तो इंडिया चाहता है कि एक रुपे इंटरनेशनल कार्ड स्कीम भी इस्तेमाल हो, जिसके ज़रिए ये भी वही सारे काम करे जो कि एक मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड करता है जी। अब ये सारे जो मेथड इस्तेमाल किए गए हैं, इन सब का काम ये है कि जो US डॉलर है इसको चैलेंज करना। तो इसको एक प्रॉपर तौर पे लॉन्च नहीं किया जा रहा भाई, कि अगर ठीक है UPI इस्तेमाल किया जाता है, CIPS इस्तेमाल किया जाता है, SPFS इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस है। सवाल ये है कि लिमिटेशंस क्या है। मैंने आपको बताया कि ये 200 बैंक्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने बताया SPFS CIPS ये 1280 हैं, SPFS के मैंने बताया आपको 40 या कोई 40 नहीं 400। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे के सारा क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, मतलब कि एक लिमिटेड बैंक्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा इंडिया क्यों नहीं इस्तेमाल करता, पूरा चाइना क्यों नहीं इस्तेमाल करता, पूरा रशिया क्यों नहीं इन पेमेंट सिस्टम्स को इस्तेमाल करता। तो इन्हें कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। सबसे पहली प्रॉब्लम है जी टेक्निकल कंपैटिबिलिटी, दूसरा है जी रेगुलेटरी कंप्लायंस, तीसरा है जी नेटवर्क इफेक्ट है, इनका आपस में ट्रस्ट इशू भी बहुत है, और लास्ट है जी पॉलिटिकल रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है कि नियर फ्यूचर ये जो सिस्टम है ये डॉलर को क्या करेंगे, कम्पीट करेंगे। ये जो नए सिस्टम यूज़ हुए हैं ये हर ईच कंट्री के अंदर इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे एज अ रिज़ल्ट जो अमेरिकन डॉलर है उसकी वो पावर नहीं रहेगी जो पावर अब है। इसके बाद बात करते हैं युआन रबल ट्रेड की। युआन मतलब चाइना की करेंसी, रबल मतलब रशिया की करेंसी। जो चाइना और रशिया आपस में ट्रेड करते हैं वो डॉलर के अंदर नहीं करते, वो या तो युआन या तो रबल करेंसी के अंदर ही एक दूसरे के ट्रेड करते हैं। कोई चीज़ें बाई करनी हो तो चाइना युआन करेंसी देता है, रशिया ने कोई चीज़ बाई करनी हो तो रशिया अपनी करेंसी देता है। दोनों ने एक दूसरे की करेंसी रखी हो, ये आपस में इजीली ट्रेड करते हैं जी। तो जब अमेरिका ने ये देखा कि इनका आपस में जो लेन देन है बहुत ही बढ़ गया और ये मेरा डॉलर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो अमेरिका ने एज अ रिज़ल्ट कई चाइनीज़ कंपनीज़ पे सैंक्शंस लगा दी, चाइनीज़ की कंपनीज़ पे सैंक्शंस लगाई, और रशिया पे डायरेक्ट ही सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो जो रशियन सेंट्रल बैंक है उसके मुताबिक जो डॉलर का इस्तेमाल है वो अबाउट 40% कम हो गया, कि इन नियर फ्यूचर 100% हो जाएगा। और जो युआन रबल की जो ट्रेड है ये 30% इसमें इजाफा हुआ है। तो जो डॉलर पहले रशिया की तरफ से शेयर किया जाता था चाइना को, उसमें 80% कमी हुई है। इन इजी वर्ड्स कह सकते हैं कि युआन और रबल की जो ट्रेड है वो अबाउट 25% बढ़ गई है, और 40% अमेरिकन डॉलर की वैल्यू है इनके नज़दीक गिर गई है। इन्होंने
अमेरिकन डॉलर को प्रेफर करने की बजाय अपनी करेंसीज को प्रेफर किया, जिससे चाइना और रशिया के अंदर जो अमेरिकन डॉलर है वो डीवैल्यूएट हो गया। इससे फ़ायदा ये होगा कि अमेरिकन जितनी मर्जी सैंक्शंस लगाते उन्हें अमेरिका की करेंसी से फ़र्क नहीं पड़ेगा। युआन रबल ट्रेड की जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें ये है जी 200 मिलियन का एक्सचेंज हुआ है युआन और रबल, मतलब कि रशिया और चाइना के दरमियान में 200 मिलियन का एक्सचेंज रहा है या ट्रेड रही है कंपेयर टू, जबकि रबल की और डॉलर की जो आपस में ट्रेड रही है वो 5 बिलियन डॉलर की रही है। अगर देखा जाए कि युआन और रबल में ज़्यादा पावरफुल कौन सा है तो वो युआन ज़्यादा पावरफुल है, जबकि जो रबल है वो सिर्फ रशिया की हद तक महदूद है, या आप कह लें कि रशिया जिसको भी वो ऑयल के लिहाज से, क्योंकि रशिया ऑयल के लिहाज से रिच है, तो वो किसी को भी जब ऑयल बेचता है तो वो कहता है भाई मुझे रबल चाहिए, ठीक है, मुझे मेरे साथ अगर आपने ट्रेड करनी है तो रबल में करें, ठीक है। जबकि चाइना ये चाहता है कि कम अज़ कम एशिया के अंदर युआन की करेंसी चले, मतलब कि युआन जो है वो एशिया के अंदर इंप्लीमेंट हो जाए। एशिया के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं अगर वो आपस में ट्रेड करना चाहते हैं देन वो युआन का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हमारे पास है जी इंडियन रुपी रबल ट्रेड। तो इंडियन रुपी रबल ट्रेड का मतलब ये है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो ट्रेड है इंडिया और रशिया के दरमियान जो ट्रेड होती है वो ट्रेड इंडियन रुपी और रबल में होती है, ठीक है, इनकी अपनी ही करेंसी में होती है इंस्टेड ऑफ यूएस डॉलर। वो यूएस डॉलर का इस्तेमाल नहीं करते। इससे क्या होगा कि इंडिया की और रशिया की आपस में जो फ्रेंडशिप है वो कायम रहेगी, वो बढ़ेगी, और जो यूएस की जो सैंक्शंस हैं रशिया के ऊपर वो भी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएंगी। तो इंडिया और रशिया यानी कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय द हिंदू, ठीक है, तो जो रबल और इंडियन रुपी की जो ट्रेड है ये फर्स्ट टाइम 1953 में स्टार्ट हुई थी अंडर द इंडो सोवियत ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था 1953 में। उसमें ये एग्रीमेंट हुआ था कि हम एक रबल रुपी का या रुपी रबल का एक मैकेनिज़्म तैयार करेंगे, तो वो जो ट्रेड होगी वो या तो इंडियन रुपी में होगी या तो रबल में होगी। इसके अंदर जो होगी जो ट्रांजैक्शंस होंगी ना वो ट्रेड की हो सकती है, वो इन्वेस्टमेंट की हो सकती है, वो टेक्निकल असिस्टेंस की हो सकती है, वो कल्चरल एक्सचेंज की, जितनी भी ये ट्रांजैक्शंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस में होगी, रुपी रबल ट्रेड में होगी या रुपी रबल में होगी। तो CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक तो एक बाकायदा एग्रीमेंट होगा जो कि रशिया और इंडिया के दरमियान होगा, जो कि 24 मार्च 2022 में होना था। उस एग्रीमेंट का नाम से ट्रेड साइंस कहा गया था। इस वक्त तक इंडिया और रशिया के दरमियान में 28 इस टाइप के एग्रीमेंट हो चुके हैं। ये जो एग्रीमेंट होना था ना 24 मार्च 2022 को, इसमें ये नाकाम रहा। ये नाकाम इसलिए रहा क्योंकि आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है। अमेरिका ने इंडिया को थोड़ा सा प्रेशराइज कर दिया और इंडिया ने ये कह के इनकार कर दिया कि भाई हम जो है ना आपकी जो कंडीशंस हैं इनको नहीं मान सकते, आप एक फ़िक्स रेट पे हमें हमारे साथ चीज़ों को सेट कर रहे हो, क्योंकि जो इंडियन रुपी है और जो रशिया का रबल है जो और जो डॉलर की प्राइस है वो फिक्स नहीं होती, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। दैट्स वाई आप प्राइस को फिक्स ना करें, ठीक है। और भी कई तरह की कंडीशंस थी जो कि इंडिया ने कहा जी हम इन कंडीशंस की वजह से इनके साथ ये एग्रीमेंट नहीं कर सकते। तो वैसे उनके दरमियान में जो इंडिया ने उनसे ऑयल बाई किया है, इसके अलावा इंडिया और रशिया के दरमियान में एग्रीकल्चर मशीनरी, मेडिसन, फर्नीचर और बाथरूम फिटिंग्स जितनी भी हैं, इनकी अभी जो ट्रेड हो रही है वो आप कह लें रबल रुपी में ही हो रही है। लेकिन उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट नहीं किया कि भाई जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन होंगी वो इसी में होंगी। उन्होंने स्टैंडर्ड सेट नहीं किया। बस ये है कि कुछ चीज़ों में वो रुपी रबल में कर लेते हैं, कुछ चीज़ों में उन्हें डॉलर में करनी पड़ती है ताकि वो अमेरिका की सैंक्शन से बच सकें, अमेरिका की पाबंदियों से बच सकें। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है जी ब्रिक्स बिजनेस फोरम प्यूटिन प्रपोजल ऑफ न्यू ट्रेडिंग करेंसी। सबसे पहले जो ब्रिक्स है इसके जो मेंबर कंट्रीज़ है उसके अंदर ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। इस ब्रिक्स का जो एम है, जो पर्पज़ है वो ये है कि इन कंट्रीज़ के दरमियान में इन्वेस्टमेंट को और ट्रेड को प्रमोट करना है जी, और इन कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उनमें इनकी क्या करनी है जी, हेल्प करनी है। तो जून 2022 के अंदर जो प्यूटिन है, जो रशिया का प्रेसिडेंट है, उसने एक प्रपोजल दायर किया कि हम जो आपस में जो ब्रिक्स की कंट्रीज़ हैं कम से कम हम आपस में एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एक करेंसी को सेट करते हैं जो कि डॉलर नहीं होगा, अदर देन वो गोल्ड भी नहीं होगा, ठीक है, अदर देन गोल्ड, अदर देन यूएस डॉलर होगा, जिसमें हम आपस में क्या कर सकें, एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग कर सकें। यहाँ पे एक बात और बता दूँ, शायद आपको ये बात ना पता हो, कुछ एस्पिरेंट्स को पता हो, उसमें यह है कि जो IMF की भी अपनी करेंसी होती है। IMF डॉलर के अंदर ट्रेड नहीं करता। IMF की जो करेंसी का नाम है उसे बोलते हैं हम SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स करेंसी। और ये जो करेंसी होती है ये पेपर टाइप नहीं होती, ये आप कह लें कि एक डिजिटल करेंसी है, लाइक अ बिटकॉइन,
और इसके अंदर भी वही बार बार बातें रिपीट हो रही हैं कि ये SDR हो गया, या जो दूसरी करेंसी को लॉन्च करने का पुतिन ने प्रपोजल दिया, उसकी वजूहत क्या थी कि अमेरिका का कंट्रोल कम हो जाए, US डॉलर जो है उसकी वैल्यू कम हो जाए, उसका जो यूसेज है वो कम हो जाए, और हम आपस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके हमारी, ठीक है। हम दुनिया के अंदर एक दूसरे के साथ क्या करें जी, ट्रेड को प्रमोट करें, हमें मज़ीद आपस में डिस्कशन करने के लिए या ट्रेड के लिए US की हेल्प रिक्वायर्ड ना हो। इसको भी वही तमाम इशू फेस करने पड़ रहे हैं जो कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि इन कंट्रीज़ के आपस के दरमियान में कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, टेक्निकल कंपैटिबिलिटी है, रेगुलेटरी कंप्लायंस है, नेटवर्क अफेक्ट है, ट्रस्ट इशू है, पॉलिटिकल रिस्क है। यही इशू बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके सामने। तो एक हेडिंग चेंज हो रही है और कुछ बातें चेंज होने के बाद जो इशूज़ हैं ना, जो बाकायदा इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही, वो सेम ही है। न्यू करेंसी है, ये गोल्ड के अंदर कन्वर्टेबल नहीं है, ना ही दूसरे एसेट्स के अंदर ये कन्वर्टेबल है, ऑन डिमांड है, क्योंकि एक फिजिबल या डिज़ायरेबल टॉपिक या पॉइंट नहीं है ब्रिक्स कंट्रीज़ के दरमियान में, दैट्स वाई इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट हमारे पास है जी कंडीशन ऑफ रबल पेमेंट फॉर रशियन गैस। ये भी बहुत एक कंट्रोवर्शियल और कम्प्लेक्स इशू है जी, क्योंकि जो रशिया है उसने यूक्रेन पे कब्ज़ा किया हुआ है, उसके ऊपर तरह तरह की बमबारी कर रहा है, और जो वेस्टर्न है जिसमें अमेरिका है, UK है और जो यूरोप जितना है, उसने क्या की हुई हैं, इस पर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। यूरोप में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर फहरिस्त है, जिसमें यूरोपियन यूनियन आती है, उन्होंने रशिया पे तरह तरह की सैंक्शंस पाबंदियाँ लगा दी हैं जी। तो इससे नुकसानात ये हो रहे हैं कि जो यूरोप है वो उसकी एनर्जी की नीड्स पूरी नहीं हो रही, और जो रशिया है वो अपनी एनर्जी को सेल आउट नहीं कर पा रहा। तो रशिया ने क्या किया, अपने नए कस्टमर ढूंढ लिए। नए कस्टमर में इंडिया है, पाकिस्तान है, ताकि वो अगर उन्हें नहीं बेच पा रहा तो इन्हें बेच के अपनी जो पैसे हैं, जो अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, उसको कायम रख सके। तो 31 मार्च 2022 को जो रशिया का प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उसने एक डिक्री साइन की। उसने कहा जी कोई भी रशिया से अगर गैस बाय करना चाहता है तो उसे रबल में पे करना पड़ेगा, वो डॉलर में पे नहीं करेगा। अगर रशिया से गैस बाय करनी है तो भाई हमें रबल में हमारे साथ ट्रेड करनी पड़ेगी। और उसने कहा जी ये 1 अप्रैल 2022 से ही ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की जा रही है। इससे क्या होना था कि रशिया से जितने भी लोग गैस या आप कह लें कि एनर्जी की नीड्स को पूरा करते हैं, तो वो क्या करेंगे कि रबल को कलेक्ट करेंगे, रबल में ट्रेड करेंगे, जिससे क्या होगा कि रबल को जो रबल की वैल्यू है वो एज़ कम्पेयर टू डॉलर वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। और रशिया ने यह भी कह दिया कि अगर कोई रबल में पे नहीं करता तो हम उसे किसी तरह की कोई भी गैस नहीं देंगे, वो रशिया के नज़दीक डिफ़ॉल्ट है जी, उस बायर का हम बाइकाट कर देंगे, हम उसे मज़ीद गैस की सप्लाई नहीं देंगे। इस पर यूरोप बहुत ज़्यादा चीखा चिल्लाया। इस पर मैंने एक लेक्चर कवर किया हुआ है, उस लेक्चर का नाम है जी ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, जिसमें मैंने रशिया फैक्टर को डिटेल से बताया हुआ है कि कौन कौन इसे बाय करता है, कौन कौन, क्योंकि कई कंट्रीज़ यूरोप के हैं उनके पास दूसरा अल्टरनेटिव है ही नहीं रशिया के सिवा। तो जब उनकी एनर्जी की नीड्स नहीं पूरी हो रही तो उनका जो सर्वाइव करना है वो भी बड़ा मुश्किल हो गया जी। अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं और प्रॉपर जानना चाहते हैं कि रशियन गैस क्या है, रशियन ऑयल क्या है, रशियन एनर्जी क्या है, और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस जो आए हुए हैं रशिया की वजह से, रशियन फैक्टर क्या है, तो आप मेरा वो लेक्चर ज़रूर सुने जिसमें मैंने ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के हवाले से है जी। तो जो यूरोप है उसने कहा जी जो यूरो और डॉलर है, इससे क्या होगा कि हमारे पास तो यूरो और डॉलर हमने जमा किया हुआ है एज अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के तौर पे। उन्होंने कहा जी जो रशिया है इसने हमारे दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भाई जो हमारी ट्रांजैक्शन होंगी वो डॉलर और यूरो में ही होंगी, रशिया ने इस पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है, दैट्स वाई हम इस पर सेंक्शंस अप्लाई करते हैं। रशिया के जो मेजर बायर्स हैं ना उसमें पोलैंड है और बल्गेरिया है। तो रशिया ने क्या किया कि 27 अप्रैल को इनको गैस की सप्लाई देना बंद कर दी। ये 27 अप्रैल 2022 का है। इसके अलावा रशिया के और भी बायर हैं गैस के बायर, जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है। उनकी नीड्स जब पूरी नहीं हुई तो उन्होंने जो अपनी एनर्जी की जो नीड्स हैं वो किसी अल्टरनेटिव वे ढूंढ लिया, तो कोई दूसरा तरीका ढूंढ लिया ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो ये जो रशिया की ये जो डिक्री है, ये जो पॉलिसी है, इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी चैलेंज किया गया, जिसका अभी तक कोई भी फैसला नहीं सुनाया गया। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें पाकिस्तान को जो रशिया ने गैस दिया है उसमें क्या डील हुई थी, उसमें क्या क्या मामला थे, तो उस हवाले से भी मैंने एक लेक्चर कवर किया हुआ है। वो लेक्चर का नाम आपको मिल जाएगा पाकिस्तान रशिया कंट्रोवर्शियल ऑयल डील, ऐसा मिलेगा, द कंट्रोवर्शियल ऑयल डील बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया। इसमें आपको पाकिस्तान का फैक्टर मिल जाएगा। दुनिया का फैक्टर जानना चाहते हैं तो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का देखें। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस लिखें। ये जितने भी लेक्चर आपने जब यूट्यूब पे लिखने हैं साथ लिख देना बाय CSS टारगेट इंस्टीट्यूट, तो आपको मिल जाएंगे। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन देन यू पीपल कैन आस्क इन अ कमेंट। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे कोई भी एडवाइस है या जो सजेशन है वो बता सकते हैं। दूसरा ये कि इस लेक्चर की जो स्लाइड्स हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वो स्लाइड्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर या व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया, आप हमसे क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।